जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सच्ची लगन और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जी हाँ, कक्षा 9th में पढ़ने वाले प्यारे विद्यार्थियों के लिए लेकर के आए हैं कक्षा 9th का जो जीव विज्ञान है, और जीव विज्ञान का जो 5वां अध्याय है जिसका नाम है प्यारे बच्चों खाद्य संसाधन पौधे। और खाद्य संसाधन पौधे का यह दूसरा लेक्चर होने जा रहा है। तो आप जहां कहीं से इस वीडियो को देख रहे हैं इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे फटाफट से शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस कक्षा में जितनी बातें आप सीख रहे हैं वो उन्हें भी सीखने का अवसर या मौका मिल सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस कक्षा में हम आपको बताने जा रहे हैं श्वेत क्रांति के बारे में। किसके बारे में? श्वेत क्रांति के बारे में। हम वहां से आपको शुरुआत करके और आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह शानदार सा सेशन। कहता है प्यारे बच्चों, श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति क्या है? लेकिन श्वेत क्रांति जानने से पहले आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि हरित क्रांति का संबंध किस फसल से था? किस फसल से? गेहूं फसल से। और हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? पंजाब तथा हरियाणा राज्य से। कब हुआ था? 1960 के दशक में। कब के दशक में? 1960 के दशक बोल रहे हैं। इसका मतलब कहां से कहां तक? 1960 से 1969 तक। 1960 से 1969 तक। तो इन सभी बातों के बारे में हम बताए थे। अब बताइए कमेंट करके कि भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामी। अब विश्व में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक या पिता कहा जाता है। तो इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। आज हम जानेंगे प्यारे बच्चों श्वेत क्रांति के बारे में। तो चलिए श्वेत क्रांति के बारे में जानते हैं। श्वेत क्रांति क्या है? तो कहता है कि श्वेत क्रांति, कौन सी क्रांति? कहता है कि उन्नत नस्ल के मवेशियों द्वारा। किसके द्वारा? उन्नत नस्ल के मवेशियों द्वारा। क्या बोले? उन्नत नस्ल के मवेशियों द्वारा दूध के उत्पादन में, दूध के तेजी से वृद्धि होना है। तेजी से वृद्धि होना है श्वेत क्रांति कहलाता है। कहता है कि उन्नत नस्ल के मवेशियों द्वारा। कोई कोई गाय के नाम सुना होगा। कोई कोई गाय होती है जो एक दिन में बहुत ज्यादा दूध देती है, और कोई कोई गाय होती है जो एक दिन में बहुत कम दूध देती है। तो जो गाय ज्यादा दूध दे रही है तो उसका किस्म, उसका जो नस्ल है वो भाई अच्छा है। जो कम दूध दे रही है उसका किस्म या नस्ल क्या है? खराब है, वो भाई उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है। तो कहता है प्यारे बच्चों की श्वेत क्रांति क्या है? तो कहेंगे कि उन्नत नस्ल के मवेशियों द्वारा, उन्नत नस्ल के मवेशियों द्वारा दूध के उत्पादन में, किसके उत्पादन में? तेजी से वृद्धि होने को श्वेत क्रांति कहते हैं। कहता है कि उन्नत नस्ल के मवेशियों द्वारा, उन्नत नस्ल के मवेशियों द्वारा किसके उत्पादन में? दूध के उत्पादन में तेजी से वृद्धि होने को श्वेत क्रांति कहते हैं। कहता है श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? तो दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? दूध उत्पादन से है। और इसकी शुरुआत, श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के गुजरात राज्य से हुआ था। भारत के किस राज्य से हुआ था? गुजरात राज्य से हुआ था। तो कहता है श्वेत क्रांति क्या है? उन्नत नस्ल के मवेशियों द्वारा, उन्नत नस्ल के दूध के उत्पादन में तेजी से वृद्धि होना है। दूध के उत्पादन में तेजी से वृद्धि होने को श्वेत क्रांति कहा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? दूध उत्पादन से। किस उत्पादन से है? दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुआ था? गुजरात राज्य से हुआ था। कहता है कि इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये जो है इनका नाम है प्यारे बच्चों डॉक्टर वर्गीज कुरियन। उन्हें श्वेत क्रांति का जनक या पिता कहा जाता है। तो हम बताए प्यारे बच्चों आपको श्वेत क्रांति के बारे में कि श्वेत क्रांति क्या है। तो उन्नत नस्ल के मवेशियों द्वारा, उन्नत नस्ल के
मतलब बढ़िया नस्ल के जानवर द्वारा, बढ़िया नस्ल के गाय या भैंस द्वारा दूध के उत्पादन में तेजी से वृद्धि होना ही श्वेत क्रांति कहलाता है। श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? तो दूध उत्पादन से। किस उत्पादन से? दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुआ था? गुजरात से। कब के दशक में? 1960 के दशक में। कब के दशक में? और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत गुजरात राज्य से हुआ था। तो बताइए कि अच्छा क्षमा चाहते हैं, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब तथा हरियाणा राज्य से, जबकि श्वेत क्रांति की शुरुआत गुजरात राज्य से हुआ था। प्यारे बच्चों, सौली छौली कहा था नहीं है कि नहीं? कहता है कि श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के गुजरात राज्य से हुआ था। और याद रखिएगा कि श्वेत क्रांति का जनक या पिता डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक या पिता किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज, याद हो गया? बोलिए, श्वेत क्रांति क्या है? हाँ, अरे सिंपल तो है जी। है मर्द। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति। बताइए, बोले बउआ कि उन्नत नस्ल के मवेशियों द्वारा, क्या बोले? उन्नत नस्ल के मवेशियों द्वारा, उन्नत नस्ल के मवेशियों द्वारा दूध के उत्पादन में, किसके उत्पादन में? दूध के उत्पादन में धीरे धीरे, तेजी से, कैसे? क्या होना? वृद्धि होना। तेजी से वृद्धि होना ही, तेजी से वृद्धि होना है क्या कहलाता है? श्वेत क्रांति कहलाता है। तेजी से वृद्धि होना ही श्वेत क्रांति कहलाता है। बोलिए, श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? उन्नत नस्ल के मवेशियों द्वारा दूध उत्पादन में तेजी से वृद्धि होना ही श्वेत क्रांति कहलाता। और जो श्वेत क्रांति है प्यारे बच्चों, श्वेत क्रांति के बारे में हमने बताया कि श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? तो दूध उत्पादन से। किस उत्पादन से? दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। दूध के उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। श्वेत क्रांति का शुरुआत किस राज्य से हुआ था? गुजरात से। कहां से हुआ था? भारत के गुजरात राज्य से श्वेत क्रांति की शुरुआत हुआ था। कब के दशक में? 1960 के दशक में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुआ था भारत के गुजरात राज्य से। और जो श्वेत क्रांति है प्यारे बच्चों, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति का जनक या पिता किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक। श्वेत क्रांति का जनक, याद रहेगा? तो यही बताया कि श्वेत क्रांति क्या है? तो उन्नत नस्ल के मवेशियों द्वारा, उन्नत नस्ल के मवेशियों द्वारा दूध के उत्पादन में तेजी से वृद्धि होना ही श्वेत क्रांति कहलाता है। श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? दूध उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति की शुरुआत कब के दशक में हुआ था? भारत के किस राज्य से? श्वेत क्रांति का जनक या पिता किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आ गया समझ में? स्पष्ट है? आगे मैं बढ़ूं? चलिए, तो प्यारे बच्चों आगे जब आइएगा तो आपको मिलेगा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। कहता है कि फसल किसे कहते हैं? कुछ बोले, फसल किसे कहते? फिर से बोलिए। अब जो बच्चा 8वां कक्षा में हमसे पढ़ा है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, तो उनको तो फसल याद होगा जी, होना चाहिए। क्या कहता है कि फसल किसे कहते हैं? तो जब एक ही प्रकार के पौधे को या भोजन की प्राप्ति हेतु जब एक ही प्रकार के पौधे को किसी स्थान पर, किसी
बड़े पैमाने पर लगाया या उगाया जाता है तो पौधे को, उन समूह को या उन पौधों को क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है। तो कहता है कि फसल क्या है? फसल, फिर से बोलिए, बोलो ना, फसल क्या है? तो कहता है जब एक ही प्रकार के पौधे को, जब एक ही प्रकार के किसी स्थान पर, किसी बड़े पैमाने पर, बृहद पैमाने पर लगाया या उगाया जाता है तो उन पौधों को के समूह को फसल कहते हैं। कहता है कि फसल क्या है या फसल किसे कहते हैं? तो जब एक ही प्रकार के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उन पौधों के समूह को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। फसल किसे कहते हैं? जब एक ही प्रकार के पौधे को, जब एक ही प्रकार किसी स्थान पर छोटे पैमाने पर कि बड़े पैमाने पर उगाया जाता तो उन पौधे के समूह को, तो उन पौधे के समूह को क्या कहते हैं? जब अलग अलग प्रकार के, जब एक ही प्रकार के, क्या बोले, जब एक ही प्रकार के कि अलग अलग प्रकार के कौची को, पौधे को, कौची को किसी स्थान पर, किसी बृहद पैमाने पर या बड़े पैमाने पर लगाया या उगाया जाता है तो उसी पौधे के समूह को फसल कहते हैं। कहा कि जब एक ही प्रकार के पौधे को, जब एक ही प्रकार के, फिर से बोलिए, जब एक ही प्रकार के किसी स्थान पर, किसी बड़े पैमाने पर उगाया जाता तो पौधे के उन समूह को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। याद हो गया? बोलिए, फसल किसे कहते हैं? जब एक ही प्रकार के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाया जाता है या उगाया जाता है तो पौधे के उन समूह को क्या कहते हैं? फसल कहते। बोलना नहीं है। श्वेत क्रांति उन्नत किस्म के या उन्नत नस्ल के किसके द्वारा? उन्नत नस्ल के किसके द्वारा? किसके उत्पादन में? पानी के, दूध के, धीरे धीरे की तेजी से का होना है, कौन क्रांति कहलाता है? श्वेत क्रांति की शुरुआत कितने के दशक में हुआ था? 1950, 1960, 1970 की 1980। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुआ था? जल्दी हमको बताइए कमेंट करके। और श्वेत क्रांति का जनक या पिता किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज, डॉक्टर वर्गीज। फिर आगे प्यारे बच्चों हम आपको बता रहे हैं फसल पौधा है। एगो अगर जो चना है, चना के एगो बीज को कहीं पे बो दिए तो ओरा से जब पौधा बन गया, ओरा से एगो पेड़ अगर जो विकसित हुआ, एगो पौधा विकसित हुआ तो उसको पौधा कहेंगे। लेकिन चना के वैसा हजार पौधा जब किसी स्थान पर रहेगा तो पूरा पौधा के जो समूह रहेगा उसको कहेंगे फसल। तो कहता है कि जब एक ही प्रकार के पौधे को कि अनेक प्रकार के पौधे को, जब एक ही प्रकार के पौधों को किस पैमाने पर लगाया जाता या उगाया जाता तो उस पौधे के समूह को, तो पौधे के उस क्या कहते हैं? जब एक ही प्रकार के किस पैमाने पर लगाया या तो पौधे के उस समूह को क्या कहते हैं? जब एक ही प्रकार के पौधे को कि अलग अलग प्रकार के पौधे को किसी बड़े पैमाने पर कि छोटे पैमाने पर लगाया या क्या किया जाता है तो पौधे के उस समूह को क्या कहते हैं? याद हो गया? बोलिए, फसल किसे कहते हैं? जब एक ही प्रकार के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाया जाता तो पौधे के उन समूह को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जैसे धान, जैसे गेहूं, कौची, मक्का, धान, गेहूं, यह सब क्या है प्यारे बच्चों? फसल है। किसका उदाहरण है? फसल का। अब कहता है कृषि किसे कहते हैं? क्या बोले?
तब फसल उगाने की पद्धति को, फसल उगाने की कृषि कहते हैं। कृषि किसे कहते हैं? एक बार और बोलिए। फसल उगाने की पद्धति को कृषि कहते। फसल उगाने का जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, उसी को कहते हैं कृषि। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जब एक ही प्रकार के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाया जाता है तो पौधे के उन समूह को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। और फसल उगाने की पद्धति को क्या कहते हैं? कृषि। तो कृषि किसे कहते हैं? याद हो गया? बोलिए, कृषि किसे कहते हैं? फसल उगाने की पद्धति को कृषि कहते। कोई दिक्कत है? याद हो गया? फसल के परिभाषा, कृषि के परिभाषा, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का जनक कौन है? श्वेत क्रांति की शुरुआत किस राज्य से? श्वेत क्रांति का शुरुआत कितने का दशक में? श्वेत क्रांति का मतलब जो संबंध है वह किस उत्पादन से है? दूध उत्पादन से। किस उत्पादन से? भोजन की प्राप्ति हेतु जब एक ही प्रकार के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाया या उगाया जाता है तो पौधे के उस समूह को क्या कहते हैं? अब फसल उगाने की पद्धति को क्या कहते हैं? याद हो गया? अरे कोई दिक्कत है? बुझा रहा है? आगे चले। आगे कहता है प्यारे बच्चों कि मौसम के आधार पर। किसके आधार पर? अब बोलो ना हमारे प्यारे बच्चों। मौसम के आधार पर। किसके आधार पर? फसल का वर्गीकरण। मौसम के आधार पर फसल का। तब मौसम के आधार पर फसल को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? मौसम के आधार पर फसल के वर्ग में बांटा गया है। कितने वर्गों में? पहला में खरीफ फसल। पहला में, अरे 1 नंबर। 2 नंबर में रबी फसल। 2 नंबर में। 3 नंबर में जायद फसल। कौन फसल? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। खरीफ फसल, रबी फसल। और किसके आधार पर? मौसम के आधार पर। किसके आधार पर? किसका बंटवारा कर रहे हैं? फसल का। किसका बंटवारा कर रहे हैं? के वर्ग में बांट दिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। अरे दिक्कत है। फसल उगाने की पद्धति को क्या कहते हैं? जब एक ही प्रकार के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाया जाता है तो पौधे के उन समूह को क्या कहते हैं? फसल कहते। उन्नत नस्ल के मवेशियों द्वारा दूध के उत्पादन में तेजी से वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? कोई दिक्कत बुझा रहा है? मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार के? पहला में, दूसरा में, तीसरा में। आप जानते हैं कि खरीफ फसल किसे कहते हैं, रबी फसल किसे कहते हैं, जायद फसल किसे कहते हैं। तो देखिए, कहेंगे तीनों के कर बेटा है। देखिए पहले हम लिख देते हैं, आप लोग फिर कहिएगा कि दिक्कत हो रहा है भैया। दिक्कत काहे होने देंगे? फसल, क्या बोले बउआ? फसल किसे कहते हैं? तो चलिए लिख देते हैं। सोचिए, बोले जब एक ही प्रकार के, जब एक ही प्रकार के कौची को, अब बोलो ना, पौधे को, जब एक ही प्रकार के पौधे को, पौधे को किसी स्थान पर, किसी स्थान पर, किस पैमाने पर? बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर लगाया जाता है, लगाया या उगाया जाता है। आपका भी बात मान लिए दीदी जी। लगाया या उगाया जाता है तो पौधे के उस समूह को, तो पौधे के उस समूह को क्या कहते हैं? फसल कहते। बोलिए, फसल किसे कहते हैं?
जब एक ही प्रकार के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाया या उगाया जाता तो पौधे के उस समूह को क्या कहते हैं? फसल कहते। कोई दिक्कत है? याद हो गया? आगे बढ़े। चलिए आगे हम आपको बताए प्यारे बच्चों फसल का उदाहरण। फसल का क्या बताए? तो इसका उदाहरण या एग्जाम्पल में आप लोग याद रखिएगा। धान कौचे, और कौचे, गेहूं कौचे, और कौचे, और कौचे, ज्वार कौचे, और कौचे, बाजरा इत्यादि। कोई दिक्कत है? नहीं। आप आगे देखिए। आगे बताया प्यारे बच्चों आप लोगों को हमने बताया किसके बारे में? कृषि के बारे में। किसके बारे में? आगे है कृषि किसे कहते हैं? कृषि किसे कहते? क्या बोले बाबू? बोलिए। फसल उगाने की, बोलो ना, फसल उगाने की, फसल उगाने की पद्धति को, फसल उगाने की पद्धति को क्या कहते हैं? फसल उगाने की पद्धति को कृषि कहते, कृषि कहते हैं। बोलिए कृषि किसे कहते हैं? एक बार और बोलिए। फसल उगाने की पद्धति को कृषि कहते। कोई दिक्कत है? नहीं। आप आगे प्यारे बच्चों हम आपको बता रहे हैं गलती कहाँ है। ठीक है। चलिए आगे प्यारे बच्चों आइएगा। तो हम कह रहे हैं फसल का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? या जो फसल है प्यारे बच्चों उसका हम वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे? वर्गीकरण। किसके आधार पर करेंगे? मौसम के आधार पर। किसके आधार पर? मौसम के आधार पर फसल का वर्गीकरण कर रहे हैं बबुआ। तब मौसम के आधार पर फसल को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? मौसम के आधार पर। किसके आधार पर? मौसम के आधार पर। मौसम के आधार पर। मौसम के आधार पर फसल का वर्गीकरण। फसल का, फसल का वर्गीकरण। मौसम के आधार पर फसल का वर्गीकरण। मौसम के आधार पर फसल का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है? 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? उन तीनों वर्गों का नाम याद है? बताइए। पहला में कौची आए, दूसरा में, और तीसरा में। मौसम के आधार पर फसल का क्या कर रहे हैं बउआ? वर्गीकरण कर रहे हैं। वर्गीकरण। तो कितने वर्गों में? के वर्ग में? 3 वर्ग में। पहला में बताइए खरीफ फसल। पहला में क्या बोले? 1 नंबर में खरीफ फसल। दूसरा में बताइए रबी फसल। तीसरा में बताइए जायद फसल। कौन सा फसल? जायद फसल। कौन सा फसल बउआ? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। खरीफ फसल, रबी फसल। और मौसम के आधार पर फसल कितने वर्गों में बांटा गया है? के वर्ग में? पहला में, दूसरा में, तीसरा में। पहला में, दूसरा में, तीसरा में। कोई दिक्कत है? देखिए एकदम आसानी पूर्वक याद हो जाएगा। केवल हमारी बातों को ध्यान पूर्वक एकदम ध्यान लगा करके टकटकी लगा करके देखिए। तब के परिभाषा में कहेंगे ओवैसा फसल। ओवैसा एगो एकदम भाषा याद रख लीजिए। ओवैसा फसल। ओवैसा जिसकी बुआई। ओवैसा फसल जिसकी। ओवैसा फसल जिसकी। क्या बोले बउआ? एगो लाइन क्या बताए हम आपको? ओवैसा फसल जिसकी बुआई। फिर से बोलिए जिसकी बुआई। बुआई कौचे? ओवैसा फसल जिसकी। फिर से बोलिए। ना सुनाई दे रहा है हमको।
वैसा फसल जिसकी, वैसा फसल जिसकी बुआई, आप देखिए हम आपको लिख करके बता दे रहे हैं, आप लोग उसको याद रखिएगा, ठीक है। इसका बुआई होगा, खरीफ फसल का बुआई होगा प्यारे बच्चों जून जुलाई में। कब होगा? जून जुलाई, जून जुलाई। वैसा फसल जिसकी बुआई जून जुलाई। आओ तथा कटाई, तथा अभी सबके पहले, पहले अभी रुको ना, इसका बुआई कब होगा? अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर, कौन बोले बउआ? अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर। और इसका बुआई कब होगा? मार्च अप्रैल, मार्च, मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल में। तक आता है कि वैसा फसल जिसकी बुआई जून जुलाई, वैसा फसल जिसकी बुआई तथा कटाई, तथा अक्टूबर नवंबर के महीनों में होते, उसे खरीफ फसल कहते। जेकरा एगो याद हुआ और सौं से याद हो जाएगा। एकरा ने कहेंगे वो वैसा फसल जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर तथा कटाई मार्च अप्रैल के महीनों में होता, उसे रबी फसल कहते। और वैसा फसल जिसकी बुआई मार्च अप्रैल तथा कटाई जून जुलाई के महीनों में होता है, उसे जायद फसल कहते हैं। इसी में लिख देते हैं, और वैसा फसल जिसकी बुआई जून जुलाई तथा कटाई, तथा कटाई, तथा कटाई कब होगा प्यारे बच्चों? बोलिए ना। तथा कटाई अक्टूबर नवंबर, कब होगा बउआ? अक्टूबर नवंबर में होता है, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर में होता है, में होता है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। कोई दिक्कत है? और यहाँ है क्या है प्यारे बच्चों? दूसरा रबी फसल। तो वैसा फसल जिसकी बुआई, वैसा फसल जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर तथा कटाई, तथा कटाई, तथा कटाई कब प्यारे बच्चों? मार्च अप्रैल। कब होगा? मार्च अप्रैल के महीनों में होता, मार्च अप्रैल में होता है, मार्च अप्रैल में होता है, उसे रबी फसल कहते हैं। और वैसा फसल जिसकी बुआई, वैसा फसल जिसकी बुआई मार्च अप्रैल तथा कटाई, तथा कटाई जून जुलाई, तथा कटाई जून जुलाई के महीनों में होता है, जून जुलाई के महीनों में होता है, उसे जायद फसल कहते हैं। तब बोलिए मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार के? 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। जिस फसल की बुआई जून जुलाई में होगा, कटाई अक्टूबर नवंबर में होगा, उसे क्या कहेंगे? जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में, कटाई मार्च अप्रैल में होगा, उसे क्या कहते हैं? जिसकी बुआई मार्च अप्रैल में, कटाई जून जुलाई में होगा, उसे क्या कहते हैं? आए कोई दिक्कत है? क्योंकि खरीफ फसल की बुआई वर्षा ऋतु में होता है, जिसके कारण इसे बरसाती फसल भी कहा जाता। इसकी बुआई शीत ऋतु में होता है, इसलिए इसे शीतकालीन या शीतकालीन फसल कहा जाता है। इसकी बुआई गर्मी के दिनों में होता है, इसलिए इसे गर्मा फसल कहा जाता। कोई दिक्कत है? अच्छा, अब हम लेके चलते हैं आपको स्लाइड के ऊपर, और वहां पे आपको बारीकी पूर्वक समझ में आएगा अच्छे तरीके से। कहता है कि खरीफ फसल, कौन फसल बउआ? तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, समझिएगा। हम उधर आपको समझा दिए हैं, मेन जो पॉइंट था, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देख करके आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। पहला में कहा कि मौसम के आधार पर फसल के प्रकार के, पहला में खरीफ। कहता वैसा फसल जिसकी बुआई, वैसा फसल जिसकी जून जुलाई तथा कटाई अक्टूबर के महीनों में किया जाता है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। उदाहरण धान, कपास, मक्का इत्यादि। धान, कपास, मक्का इत्यादि किसका उदाहरण है? खरीफ फसल का। कहता है इस फसल की बुआई वर्षा ऋतु में की जाती है, इसलिए इसे बरसाती फसल के नाम से भी जाना जाता है। हम कहे कि मौसम के आधार पर फसल के प्रकार के, पहला में, दूसरा में, तीसरा में। खरीफ फसल किसे कहते हो? वैसा जिसके, वैसा जिसके
कब तथा कब में किया जाता उसे खरीफ फसल कहते। धान कपास मक्का किस फसल का उदाहरण है? धान कपास मक्का मूंगफली ये सब खरीफ फसल का उदाहरण है। कोई दिक्कत है? दूसरा में कहता है रबी फसल। कौन फसल? रबी फसल किसे कहते हैं? ओ वैसा फसल, ओ वैसा जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर, जिसकी बुआई, अरे खरीफ फसल कटेगा तो रबी फसल लगेगा। खरीफ फसल कट रहा है अक्टूबर नवंबर में, जैसी धान कटता है वैसी गेहूं बुनाना शुरू हो जाता है, सरसों बुनाना शुरू होता है कि नहीं? तो वैसा फसल जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर तथा कटाई मार्च अप्रैल में किया जाता है उसे रबी फसल कहते हैं। और इसका उदाहरण है प्यारे बच्चों गेहूं, सरसों, चना इत्यादि। गेहूं, सरसों, चना, मसूर इस सब किस फसल का उदाहरण है? रबी फसल का उदाहरण है। कहता है इस फसल की बुआई शीत ऋतु में की जाती है, इसलिए इसे शीतकालीन फसल के नाम से भी जाना जाता है। तब पूछेगा कि किसे बरसाती फसल के नाम से जाना जाता है? तो खरीफ फसल। कौन सा फसल? किसे शीतकालीन फसल के नाम से जाना जाता है? रबी फसल। कौन फसल? रबी फसल। गेहूं किस फसल का उदाहरण है? रबी फसल का। धान किस फसल का उदाहरण है? खरीफ फसल का। किस फसल का? कोई दिक्कत है? अगला है तीसरा में प्यारे बच्चों जायद फसल। कौन फसल? जायद फसल। जायद फसल कहता है कि जायद फसल किसे कहता है? वैसा फसल जिसकी बुआई रबी फसल काटा है मार्च अप्रैल में, अब लगेगा जायद फसल। और वैसा फसल जिसकी बुआई मार्च अप्रैल तथा कटाई जून जुलाई में किया जाता है उसे जायद फसल कहते हैं। चूंकि इस फसल की बुआई गर्मी के मौसम में की जाती है इसलिए इसे ग्रीष्मकालीन फसल या गर्मा फसल के नाम से भी जाना जाता है। इसका उदाहरण है मक्का, मूंग, तरबूज, खीरा, ककड़ी इत्यादि। जितना फल तथा सब्जी होता है सब गर्मा फसल का क्या है? उदाहरण है। तो आ गया समझ में? बताइए मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार के? पहला में, दूसरा में, तीसरा में। भारी है जी। खरीफ फसल डेट खाली याद रखना है, समय याद रखना कि बुआई होगा जून जुलाई में, कटाई होगा अक्टूबर नवंबर में। रबी फसल खरीफ फसल के बाद आता है तो अक्टूबर नवंबर में बुआई होगा, मार्च अप्रैल में कटाई होगा। जायद फसल रबी फसल के बाद आता है तो मार्च अप्रैल में बुआई होगा और जून जुलाई के लगभग में कटाई होगा। कोई दिक्कत है? खरीफ फसल है जरा वर्षा ऋतु में लगाया जाता है, धान वर्षा ऋतु में रोपा जाता है इसलिए इसे बरसाती फसल के नाम से भी जाना जाता। कोई दिक्कत है? धान हो गया, मक्का हो गया, मूंगफली हो गया, कपास हो गया, यह सभी खरीफ फसल का उदाहरण है। किस फसल का उदाहरण है? खरीफ फसल। उदाहरण याद रखिएगा, उदाहरण में फंसा देता है। फिर कह रहा है रबी फसल, तो वैसा फसल जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर तथा कटाई मार्च अप्रैल के महीनों में किया जाता है। जब लहर चलता है उस समय जब किया जाता है तो उसे रबी फसल कहते हैं। और रबी फसल की बुआई शीत ऋतु में होता है, इस कारण इसे शीतकालीन फसल के नाम से भी जाना जाता है। गेहूं हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, ये सब कैसा फसल है? रबी फसल है। कैसा फसल है? रबी फसल। आलू भी रबी फसल है। आलू भी कैसा फसल है? रबी फसल। अगला है प्यारे बच्चों गर्मा फसल, ये जायद फसल। तो कहता है कि वैसा फसल जिसकी बुआई मार्च अप्रैल के महीनों में तथा कटाई जून जुलाई के महीना में किया जाता है, लगभग उसके आसपास किया जाता है, उसे जायद फसल कहते हैं। चूंकि इसका बुआई गर्मी के समय में होता है इसलिए इसे गर्मा फसल के नाम से भी जाना जाता है या ग्रीष्मकालीन फसल के नाम से भी जाना जाता है। इसका उदाहरण है मूंग हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, लालमी हो गया, तरबूज हो गया, इस सब कैसा फसल है? जायद फसल है। कैसा फसल है? कोई दिक्कत है? आगे चले। अब तो गर्मी के समय में भी मक्का तो साब में बोल दीजिएगा, साब में सही हो जाएगा। मक्का साब घड़ी लगता है, देखे लगे मिल जाता है कि नहीं? आओ ये गर्मा बेदाम भी होता है कि नहीं? गर्मी के दिन में कोई बेदाम का बड़ा होगा, हाल ही के दिनों में अब बेदाम लागल भी होगा, है कि नहीं? चलिए तो इतना हम आप लोगों को बताए प्यारे बच्चों। अब आगे है कि पोषक तत्वों की प्राप्ति के आधार पर। किसके आधार पर? पोषक तत्वों की प्राप्ति के आधार पर फसल का वर्गीकरण। मौसम के आधार पर फसल के वर्गीकरण हम कर दिले बउआ। अब बारी बा पोषक तत्वों की प्राप्ति के आधार पर फसल का वर्गीकरण या बंटवारा। तब पोषक तत्वों के प्राप्ति के आधार पर फसल को भी 3 वर्गों में बांटा जाता। पोषक तत्वों की प्राप्ति के आधार पर फसल कितने वर्गों में बांटा गया है?
पहला में कार्बोहाइड्रेट, देखो पोषक तत्व किसे कहते हैं? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन तथा खनिज लवण को पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्वों की प्राप्ति के आधार पर फसल को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल, बोलना है सब में, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले, दूसरा में वसा प्रदान करने वाले, और तीसरा में प्रोटीन प्रदान करने वाले। तब बोलिए मौसम के आधार पर फसल को कितने वर्गों में बांटा गया था? खरीफ फसल, रबी फसल, और उसी प्रकार से पोषक तत्वों की प्राप्ति के आधार पर फसल को कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में? पहला में कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले फसल, क्या बोले? कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल, दूसरा में वसा प्रदान करने वाली फसल, दूसरा में, और तीसरा में प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल, प्रोटीन प्रदान करने वाले। कहो कि हमको याद हो गया, कहो ना कि याद हो गया, याद हो गया भैया, है कि नहीं? अब याद हो ही गया, छुट्टी। पोषक तत्वों की प्राप्ति के आधार पर फसल कितने प्रकार के? पहला में, दूसरा में, तीसरा में, बता दे। कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल किसे कहते हैं? ओवैसा फसल, ओवैसा जिससे हमें, जिससे, ओवैसा जिससे कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती उसे कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल कहते। याद हो गया? ओवैसा जिससे हमें वसा की प्राप्ति होती उसे वसा प्रदान करने वाली फसल कहते, और वैसा जिससे हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती उसे प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल कहते। बोलो किसी को दिक्कत है? याद हो गया? पोषक तत्वों की प्राप्ति के आधार पर फसल कितने प्रकार के? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल किसे कहते हैं? वैसा जिससे, ये लाइन याद रखो, वैसा जिससे कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती उसे कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल कहते। कोई दिक्कत है? इसे धान्य या अनाज फसल के नाम से भी जाना जाता। धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल है। ठीक है? आगे कहे कि वसा प्रदान करने वाली फसल, वैसा फसल, वैसा जिससे वसा की प्राप्ति होती, वसा के मतलब तेल, कौची, वैसा फसल जिससे हमें वसा की प्राप्ति होती है उसे वसा प्रदान करने वाली फसल कहते। हम कहे कि वसा रहेगा कोची में तो तेल में, तो जौची जौची का तेल होता है उस सब आ जाएगा वसा प्रदान करने वाली फसल में। तो उदाहरण में बोलेंगे सरसों, तीसी, मूंगफली, सरसों, तीसी, मूंगफली, यह सब किस फसल का उदाहरण है? वसा प्रदान करने वाली फसल, और इससे तेल की प्राप्ति होती है इसलिए इसे तेलहन फसल के नाम से भी जाना जाता। और अगला है प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल। तो बोलिए वैसा जिससे किसकी प्राप्ति? प्रोटीन की प्राप्ति होती उसे प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल कहते। और इससे हमें दाल की प्राप्ति होती है इसलिए इसे दलहन फसल या दलहनी फसल के नाम से भी जाना जाता। चना हो गया, मसूर हो गया, मूंग हो गया, अरहर हो गया, उर्दी हो गया, कुर्थी हो गया, इस सब दलहन फसल का क्या है? उदाहरण है। तो चलिए आपको हम बता रहे हैं कि मतलब पोषक तत्वों की प्राप्ति के आधार पर फसल के प्रकार 3 प्रकार के। पहला में कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले फसल, कहे कि ऐसा फसल जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है उसे कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल कहते हैं, और इसे धान या अनाज फसल के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण में याद रखिएगा धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि। याद हो गया? बोलिए कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल किसे कहते हैं? याद हो गया? इसे और किस नाम से जाना जाता है? धान या अनाज फसल के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण में बताइएगा धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि। कोई दिक्कत है? अगला है दूसरा में वसा प्रदान करने वाली फसल, वसा प्रदान करने वाली
वैसा फसल जिससे हमें, वैसा फसल जिससे वसा की प्राप्ति होती, उसे वसा प्रदान करने वाली फसल कहते हैं। और इस फसल से हमें तेल की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे तेलहन फसल या तिलहन फसल के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण में सरसों, तिल, मूंगफली, सरसों, तिल, मूंगफली, इस सब से हमें तेल प्राप्त होता है, इसलिए इसे तेलहन फसल के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादा तेल खाइएगा तब मोटा जाइएगा, मतलब फैट बढ़ जाएगा, वसा बढ़ जाएगा शरीर में, और शरीर एकदम मोटा के गदगदा जाएगा, काडू कोहड़ा ऐसा है कि नहीं, डमाउरा। अगला कह रहा है प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल। 3 नंबर में कुछ है प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल, तो कहता है प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल किसे कहते हैं? वैसा फसल, वैसा जिससे हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है, उसे प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल कहते हैं। कहता है ऐसा फसल जिससे हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है, उसे प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल कहते हैं। इस फसल से हमें दाल की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे दलहन फसल के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण में चना, मूंग, अरहर, मसूर, इस सब क्या है? दलहन फसल है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब है धान या अनाज फसल, यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल। और आलू भी है, वह भी कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल है। और जितना भी मूंगफली हो गया, तीसी हो गया, तिल हो गया, ये सब क्या है प्यारे बच्चों? तेलहन फसल, यानी कि वसा प्रदान करने वाली फसल। और जो चना हो गया, मूंग हो गया, अरहर हो गया, मटर हो गया, है कि नहीं, मूंग हो गया, मसूर हो गया, यह सभी है प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल, उसे दलहन फसल भी कहा जाता है। कोई दिक्कत है? तो आज के इस क्लास में हमने आपको क्या क्या बताया प्यारे बच्चों? सबसे पहले श्वेत क्रांति के बारे में, किसके बारे में? उसके पश्चात हम बताया फसल के बारे में, कृषि के बारे में, और मौसम के आधार पर फसल के वर्गीकरण, और फिर अंतिम में बताए पोषक तत्वों की प्राप्ति के आधार पर फसल का वर्गीकरण। तो आज का यह जो संपूर्ण जो क्लास था, संपूर्ण जो लेक्चर था, यह आप लोगों को कैसा लगा, यह हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जल्द ही मिलेंगे हम अगला लेक्चर लेकर के, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मन ला करके पढ़ाई कीजिएगा, और मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा। कल स्वतंत्रता दिवस है, हमारा देश आज़ादी का 80वें स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है कि नहीं? तो आप लोग को भी स्वतंत्रता दिवस की एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन अगर जो सच्चे देशभक्त हैं तो एक दिन केवल तिरंगा फहरा देने से, जलेबी खा लेने से देशभक्ति नहीं होती है। आप अगर जो विद्यार्थी जीवन में है, तो विद्यार्थी जीवन में जो आपका कार्य है, उस कार्य को अगर जो सच्ची लगन और निष्ठा के साथ संपन्न कर रहे हैं, तो वह असली देशभक्ति होगी। तो आप इस प्रण को ठानिएगा। कल 15 अगस्त है कि नहीं? तो उस दिन शपथ लीजिए कि हम आने वाले समय में जितना भी हमारा जो कर्म है, उसको पूरी लगनता के साथ, पूरी तत्परता के साथ अपने कार्यों को संगठित एवं व्यवस्थित तरीके से पूर्ण करेंगे, और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे, है कि नहीं? तो चलिए आज का यह जो क्लास था, इसे हम यहीं पे विराम देते हैं। जल्द ही हाजिर होंगे अगला लेक्चर लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की।